हे गाइस व्हाट्स अप, कैसे हैं आप सभी लोग। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आज के इस अमेजिंग से सेशन में। हम कर रहे हैं जीएसटी की रिविजनरी सीरीज फॉर May 24 सीए इंटरमीडिएट एग्जाम्स। आज इसका दूसरा लेक्चर है। हम लोगों को आज चार्ज ऑफ जीएसटी और कॉम्पोजिशन लेवी का रिवीजन करना है। फटाफट से करेंगे। फॉर दोज हु आर अनइनिशिएटेड, हम लोगों ने 1 फरवरी से इनकम टैक्स का रिवीजन स्टार्ट किया था। 4 मार्च को इनकम टैक्स का रिवीजन जाकर कंप्लीट हुआ है और हम लोगों ने अब जीएसटी का रिवीजन स्टार्ट कर दिया है। राइट, जो भी मैं यहाँ पर नोट्स यूज कर रहा हूं, जो भी ये सारी चीजें हैं, ये पुराने लेक्चर्स वगैरह, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबसे पहला लिंक दिख जाएगा, लिंक फॉर नोट्स। आप उस पर जाओगे तो एक पूरा डिटेल्ड टेबल आपको वहां पर दिख जाएगी। वहां से आप कोई भी लेक्चर देख सकते हो, कोई भी नोट्स डाउनलोड कर सकते हो, कौन सा लेक्चर कितने ड्यूरेशन का है, वो सब आपको वहां पर दिख जाएगा। Let's start our revision of charge under GST। तो चार्ज अंडर जीएसटी में बेसिकली बड़ा सिंपल सा होता है कि सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं 4 टाइप्स के आपके जीएसटीज होते हैं। एक तो सीजीएसटी, एसजीएसटी जो कि इंट्रास्टेट सप्लाईज पर लगता है। एसजीएसटी की जगह यूटीजीएसटी भी लग सकता है अगर जो सप्लाई हो रही है वो यूनियन टेरिटरीज में हो रही है तो। ठीक है, अगर वो यूनियन टेरिटरीज में हो रही है तो। अच्छा, आईजीएसटी कब लगेगा? जब इंटरस्टेट सप्लाई होगी। तो अब यहां पर देखना, अगर स्टेट्स के अंदर हो रहा है, ठीक है, तो फिर इंट्रा स्टेट सप्लाई उसको बोलेंगे और उस पर सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा। ठीक है, कुछ यूनियन टेरिटरीज होती हैं जिनके अपने लेजिस्लेचर्स हैं। अगर उन यूनियन टेरिटरीज के बीच में ट्रांजैक्शन हो रहा है, ठीक है, विद इन यूनियन टेरिटरीज जिनके खुद के लेजिस्लेचर्स हैं, तो भी सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा। ठीक है, तो जिन यूनियन टेरिटरीज के खुद के लेजिस्लेचर्स होते हैं उन पर भी उनके एसजीएसटीज अप्लाई करते हैं। ठीक है, फिर कुछ यूनियन टेरिटरीज होती हैं जिनका लेजिस्लेचर नहीं होता, यहां पर यूटीजीएसटी लगेगा। तो यहां सीजीएसटी और यूटीजीएसटी लगेगा। ठीक है, आईजीएसटी इंटर स्टेट सप्लाई के केस में चाहे कुछ भी हो जाए, ये आपका आईजीएसटी ही लगेगा। ठीक है, लेवी एंड कलेक्शन ऑफ सीजीएसटी या आईजीएसटी सेक्शन 9 यहां पर आप लोगों का आता है। ठीक है, तो सेक्शन 9(1) क्या कह रहा है, कहां पर लेवी किया जाता है? अच्छा, सेक्शन 9(1) ऑफ द सीजीएसटी एक्ट। ठीक है, तो सीजीएसटी एक्ट के ये जो 9(1), 9(2), 9(3), 9(4), 9(5) मैंने दिया हुआ है, ये सिर्फ और सिर्फ सीजीएसटी के लिए दिया हुआ है। कॉरस्पॉन्डिंगली इसका एक सेक्शन आईजीएसटी के लिए भी है। मैंने ये जो सेक्शन नंबर्स दिए हुए हैं यहाँ पर 9(1), 9(2), 9(3), 9(4), 9(5), ये सीजीएसटी एक्ट के सेक्शन है। ठीक है, आओ देखो, लेट्स लुक एट दिस नाउ। लेवीड ऑन, ठीक है, कहां पर? सीजीएसटी लेवी होता है इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विसेज या बोथ पर। आईजीएसटी लेवी होता है इंटर स्टेट सप्लाईज ऑफ गुड्स या सर्विसेज या बोथ पर। कौन कलेक्ट करता है, कौन पे करता है? टैक्सेबल पर्सन कलेक्ट करता है और टैक्सेबल पर्सन ही पे करता है। ठीक है, मैं अगर आपको कोई सामान बेच रहा हूं तो मैं आपसे जीएसटी कलेक्ट करूंगा, मैं ही सरकार को पे करूंगा। सप्लाई आउटसाइड परव्यू ऑफ जीएसटी एक है अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। ठीक है, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन उससे बाहर है, जीएसटी के स्कोप से बाहर है। वैल्यू फॉर लेवी कहां से निकाली जाएगी? वैल्यू फॉर लेवी निकाली जाएगी ट्रांजैक्शन वैल्यू अंडर सेक्शन 15 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट। ठीक है, तो किस वैल्यू के ऊपर रेट लगेगा जीएसटी निकालने के लिए? हम लोगों को वैल्यू चाहिए होगी ना, जो ट्रांजैक्शन की वैल्यू होगी उसके ऊपर जीएसटी का रेट लगाकर जीएसटी का अमाउंट निकलेगा। तो वो वैल्यू कहां से आएगी? सेक्शन 15 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट के हिसाब से वो वैल्यू आएगी। रेट्स कौन से होंगे? रेट्स गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी। सीजीएसटी का मैक्सिमम रेट 20% हो सकता है, तो आईजीएसटी का जो मैक्सिमम रेट है वो 40% हो सकता है। ठीक है, क्योंकि यहां पर सीजीएसटी का मैक्सिमम रेट 20 दिया हुआ है, मतलब एसजीएसटी का भी मैक्सिमम रेट 20 हो जाएगा। जितना सीजीएसटी होता है उतना ही एसजीएसटी होता है, तभी आईजीएसटी सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी या यूटीजीएसटी, और आईजीएसटी का मैक्सिमम रेट आपका 40% हो सकता है। ठीक है, 9(2) बात करेगा इन सप्लाईज के बारे में जिन पर जीएसटी लगेगा लेकिन बाद में लगेगा, एक नोटिफाइड डेट से लगना शुरू होगा, अभी इन चीजों पर जीएसटी नहीं लगता है। तो ये 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं: पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट जिसको कॉमनली पेट्रोल कहा जाता है, नेचुरल गैस और एविएशन टर्बाइन फ्यूल। इन पर जीएसटी लगेगा लेकिन बाद वाली एक किसी डेट से लगेगा जब भी सरकार उसको नोटिफाई करेगी। 9(3) और 9(4) रिवर्स चार्ज के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज आर बोथ नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट। सप्लाई ऑफ स्पेसिफाइड कैटेगरीज ऑफ गुड्स और सर्विसेज आर बोथ बाय अनरजिस्टर्ड सप्लाई टू स्पेसिफाइड क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्संस। मैं आपको बता देता हूं रिवर्स चार्ज का मतलब क्या होता है। सपोज मैं सप्लायर हूं, ठीक है, आप रेसिपिएंट हैं, मैं आपको सामान बेचूंगा, आपसे जीएसटी कलेक्ट करूंगा और मैं सरकार को पे करूंगा। तो जब सप्लायर जीएसटी कलेक्ट करके सरकार को पे करता है तो इसको फॉरवर्ड चार्ज बोलते हैं। ठीक है, लेकिन अगर कोई ऐसा ट्रांजैक्शन होता है जहां मैं सप्लायर हूं, आप रेसिपिएंट हैं, मैं आपको सामान बेचूंगा लेकिन मैं आपसे जीएसटी कलेक्ट नहीं करूंगा,
इनफैक्ट आप ही उस ट्रांजैक्शन पर जो भी जीएसटी लग रहा होगा, आप ही उस जीएसटी को सरकार को जमा करोगे। दैट इज नोन एज अ रिवर्स चार्ज। ठीक है, आर फॉर रेसिपिएंट, आर फॉर रिवर्स चार्ज। तो जब रेसिपिएंट जीएसटी पे करता है सरकार को तो उसको रिवर्स चार्ज कहा जाता है, और जब सप्लायर सरकार को जीएसटी पे करता है तो उसको फॉरवर्ड चार्ज कहा जाता है। 9(5) कहता है कि कुछ ऐसे स्पेसिफिक ट्रांजैक्शंस हैं, कुछ ऐसी स्पेसिफिक एक्टिविटीज हैं जो अगर आप किसी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू प्रोवाइड कर रहे हो तो ना तो जीएसटी सप्लायर कलेक्ट करके पे करेगा, ना तो जीएसटी रेसिपिएंट देगा। जीएसटी कौन देगा? जीएसटी देगा इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। ठीक है, जीएसटी देगा इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो गवर्नमेंट विल नोटिफाई स्पेसिफिक कैटेगरीज ऑफ सर्विसेज, द टैक्स ऑन सप्लाईज ऑफ व्हिच शैल बी पेड बाय इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर एज इफ सच सर्विसेज आर सप्लाइड थ्रू इट। ठीक, आओ, तो ये जो 9(3) और 9(4) में हम लोगों ने रिवर्स चार्ज के बारे में बात की, तो रिवर्स चार्ज कई सारे गुड्स पर भी लगता है, लेकिन वो हम लोगों के सिलेबस में नहीं है। हम लोगों के सिलेबस में है सर्विसेज। तो कौन कौन सी सर्विसेज पर रिवर्स चार्ज लगता है उसके बारे में एक पूरी टेबल मैंने यहां पर बनाई हुई है। आओ देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी की। तो अगर सप्लायर गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी है और सर्विस रेसिपिएंट है स्पेसिफाइड रेसिपिएंट्स। अब स्पेसिफाइड रेसिपिएंट्स में कौन से आ जाते हैं? आपके रजिस्टर्ड बिजनेस एंटिटीज, रजिस्टर्ड पर्सन, सोसाइटीज, फैक्ट्रीज, ये सारी की सारी चीजें जो है स्पेसिफाइड रेसिपिएंट्स में आ जाती हैं। तो अगर कोई जीटीए इन स्पेसिफाइड रेसिपिएंट्स को सर्विस प्रोवाइड करता है तो जो जीएसटी का रेट एप्लीकेबल होता है वो या तो 5% होगा या तो 12% होगा। अगर जीटीए कहता है कि मैं 12% के रेट से फॉरवर्ड चार्ज में जीएसटी पे करूंगा, अगर जीटीए कहता है कि 12% से फॉरवर्ड चार्ज में मैं जीएसटी पे करूंगा, तब जीटीए को अपने इनपुट्स का क्रेडिट मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर 5% का जीएसटी लगता है तो फिर यूजुअली ये जो स्पेसिफाइड रेसिपिएंट्स होते हैं ये इस 5% के जीएसटी को रिवर्स चार्ज में पे करते हैं। पर रिसेंटली एक अमेंडमेंट आया था कि अगर गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी चाहे तो वो 5% के रेट पर फॉरवर्ड चार्ज में भी जीएसटी पे कर सकता है, लेकिन ऐसे केस में उसको आईटीसी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो जीटीए को अगर आईटीसी क्लेम करना है तो उसको 12% के रेट से जीएसटी पे करना होगा फॉरवर्ड चार्ज में। अगर आईटीसी क्लेम नहीं करना है तो 5% के जीएसटी लगेगा, चाहे वो फॉरवर्ड चार्ज में हो चाहे वो रिवर्स चार्ज में हो। ठीक है, अगर कोई स्पेसिफाइड रेसिपिएंट सिर्फ टीडीएस या टीसीएस की वजह से रजिस्ट्रेशन में आया है तो उसके ऊपर रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा। ठीक है, फिर बात करेंगे लीगल सर्विसेज के बारे में। तो कोई भी इंडिविजुअल एडवोकेट या सीनियर एडवोकेट या कोई फर्म अगर सर्विस देती है, किसको? बिजनेस एंटिटी को सर्विस देती है, तो बिजनेस एंटिटी जीएसटी का रिवर्स चार्ज में पेमेंट करती है। ठीक है, सिमिलरली वी हैव आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। तो अगर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल बिजनेस एंटिटी को सर्विस देती है तो बिजनेस एंटिटी रिवर्स चार्ज में जीएसटी पे करेगी। फिर वी हैव स्पॉन्सरशिप सर्विसेज। ठीक है, तो इसका मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि आईपीएल को कई बार कंपनीज स्पॉन्सर करती हैं। ठीक है, जैसे कभी अनअकैडमी स्पॉन्सर करेगी, कभी बाईजूस स्पॉन्सर करेगी। तो उसमें क्या होगा कि आईपीएल का क्रिकेट मैच चल रहा होगा लेकिन स्टेडियम के चारों तरफ अनअकैडमी का या बाईजूस का एड चल रहा होगा। तो सर्विस सप्लायर कौन होता है? सर्विस सप्लायर होता है आईपीएल। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो अनअकैडमी का या बाईजूस का ऐड कर रहा होता है। और रेसिपिएंट कौन हो गया? रेसिपिएंट हो गया अनअकैडमी या बाईजूस जिसका ऐड चल रहा होता है। ठीक है, यूजुअली जब हम लोग हिंदी में बात करते हैं तो हम कहते हैं अनअकैडमी ने आईपीएल को स्पॉन्सर किया, बट एक्चुअली क्या होता है कि सर्विसेज कौन देता है? सर्विसेज दे रहा है आईपीएल। इसको याद रखने के लिए या कंफ्यूजन से अपने आप को बचाने के लिए मैं हमेशा एक सिंपल सी लाइन बोलता हूं, हमेशा याद रखना, जो पैसा देता है वो रेसिपिएंट होता है। ठीक है, जो पैसा देता है वो रेसिपिएंट होता है। तो अब आईपीएल को अगर अनअकैडमी स्पॉन्सर कर रही है तो आईपीएल को पैसा कौन दे रहा है? अनअकैडमी पैसा दे रही है, तो अनअकैडमी इज द रेसिपिएंट, दैट बॉडी कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप फर्म इज द रेसिपिएंट एंड द कंपनी प्रोवाइडिंग द एडवर्टीजमेंट सर्विसेज इज द सप्लायर। ठीक है, यहां पर बॉडी कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप फर्म विल पे जीएसटी अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। ठीक, अच्छा, सर्विसेज सप्लाइड बाय गवर्नमेंट। अब इसमें आपका अमेंडमेंट भी आया है। ठीक है, सर्विसेज सप्लाइड बाय गवर्नमेंट, इसमें अमेंडमेंट भी आया है। तो सप्लायर कौन होगा? गवर्नमेंट होगी। अब वो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे यूनियन टेरिटरी हो, चाहे लोकल अथॉरिटी हो। किसको सप्लाई करेगी? बिजनेस एंटिटी को। और ऐसे केस में बिजनेस एंटिटी विल पे जीएसटी अंडर आरसीएम। ठीक है, ऐसे केस में बिजनेस एंटिटी विल पे जीएसटी अंडर आरसीएम। तो जब भी गवर्नमेंट बिजनेस एंटिटी को सर्विसेज सप्लाई करेगी तो बिजनेस एंटिटी विल पे जीएसटी अंडर आरसीएम। इसके 4 एक्सेप्शंस थे। ठीक है, इसके 4 एक्सेप्शंस थे। रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, सर्विसेज बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट्स,
services in relation to aircraft or vessel inside or outside the precincts of a port or airport, और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स और पैसेंजर्स। ठीक है, जो अमेंडमेंट आया है वो ये है कि ये वाला जो पॉइंट था ना, सर्विसेज बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, इसके साथ ये भी जोड़ दिया गया है एंड द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, यानी इंडियन रेलवेज। ठीक है, तो ये बस आप लोगों का यहां पर जुड़ गया है। तो बेसिकली जब भी गवर्नमेंट किसी बिजनेस एंटिटी को सर्विस सप्लाई करती है तो बिजनेस एंटिटी हैज टू पे जीएसटी अंडर रिवर्स चार्ज, लेकिन उसके ये 4 एक्सेप्शंस है। रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, सर्विसेज बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एंड मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, सर्विसेज इन रिलेशन टू एयरक्राफ्ट, वेसल्स वगैरह, और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स और पैसेंजर्स। ठीक है, इन 4 केसेस पर रिवर्स चार्ज नहीं लगता है। आओ रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। तो जैसे यहां पर ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज को जोड़ा गया था, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज पे रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा। ठीक है ना, तो यहां पर रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी में भी ये जोड़ा गया है। पहले था सिर्फ गवर्नमेंट। ठीक है, तो बेसिकली यहां पर ये 5A और 5AA 2 एंट्रीज हैं ये। ठीक है, 5A और 5AA 2 एंट्रीज हैं ये। 5A बात करती है रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी बाय गवर्नमेंट, ठीक है, और 5AA बात करती है रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी बाय एनी पर्सन। तो बात क्योंकि सेम थी दोनों में, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में बात हो रही थी, तो इसलिए इन दोनों को यहां पर मैंने मर्ज करके लिख दिया है कि चाहे गवर्नमेंट रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी वाली सर्विसेज दे या कोई भी और पर्सन रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी वाली सर्विस दे, किसको? एक रजिस्टर्ड पर्सन को। तो रजिस्टर्ड पर्सन को जीएसटी रिवर्स चार्ज में पे करना होगा। ठीक है, और यहां पर भी जो अमेंडमेंट आया है वो ये है कि गवर्नमेंट में एक्सक्लूड करेंगे हम मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, यानी इंडियन रेलवेज। ठीक है, तो इंडियन रेलवेज वाला एक्सक्लूजन यहां पर भी आपका आ गया है। तो ये अमेंडमेंट एक तो यहां पर आया है, ठीक है, और उसी के कॉरस्पॉन्डिंग एक अमेंडमेंट यहां पर हुआ है। एक अमेंडमेंट यहां डायरेक्टर सर्विसेज में भी हुआ है। तो डायरेक्टर सर्विसेज में क्या था कि कोई भी डायरेक्टर अगर कंपनी को अपनी सर्विसेज देता था तो कंपनी को उस पर रिवर्स चार्ज में जीएसटी पे करना होता था। ठीक है, कंपनी को उस पर रिवर्स चार्ज में जीएसटी पे करना होता था। यहां पर जो अमेंडमेंट आया है वो सिर्फ एक क्लैरिफिकेटरी नेचर का अमेंडमेंट है। ठीक है, यहां पर बस इतना बोला गया है कि भाई अगर डायरेक्टर इन द कैपेसिटी ऑफ अ डायरेक्टर कंपनी को सर्विस दे रहा है तभी कंपनी को जीएसटी रिवर्स चार्ज में पे करना होगा। अगर डायरेक्टर एक पर्सनल कैपेसिटी में कंपनी को सर्विस दे रहा है तो फिर डायरेक्टर फॉरवर्ड चार्ज में ही जीएसटी पे करेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं किसी कंपनी में डायरेक्टर हूं, ठीक है, मैं किसी कंपनी में डायरेक्टर हूं, मैं उस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग वगैरह में बैठता हूं और कंपनी मेरे को सिटिंग फीस देती है। ठीक है, दीज सर्विसेज ऑफ सिटिंग इन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग एंड रिसीविंग सिटिंग फीस फ्रॉम द कंपनी इज इन द नेचर ऑफ कैपेसिटी ऑफ द डायरेक्टर। ठीक है, कि मैं क्योंकि डायरेक्टर हूं इस वजह से मैं उस कंपनी से पैसा ले रहा हूं, क्योंकि मैं डायरेक्टरशिप वाली सर्विसेज कंपनी को सप्लाई भी कर रहा हूं। ठीक है, लेकिन अगर मेरे पास कोई आता है कंपनी से और कहता है यार हमें ना अपनी कंपनी को एक्सपैंड करना है, तुम्हारा मकान खाली पड़ा है, तुम्हारे मकान में हम कुछ अपने एम्प्लॉइज को बैठा लें। मैं कहता हूं हाँ बैठा लो। ठीक है, मेरा मकान खाली पड़ा है, मैं कहता हूं कंपनी के कुछ एम्प्लॉइज को मेरे मकान में बैठा लो और मेरे को किराया देते रहना। तो ये हो गया रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। लेकिन एम आई डूइंग दिस बिकॉज आई एम अ डायरेक्टर? नो, ये तो कोई भी होगा। अगर कंपनी मुझसे नहीं लेगी तो कंपनी किसी और से लेगी, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी वाली सर्विसेज। तो ये जो मैं रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी वाली सर्विसेज कंपनी को दे रहा हूं, दीज सर्विसेज आर इन द नेचर ऑफ माय पर्सनल कैपेसिटी एंड नॉट इन द कैपेसिटी ऑफ अ डायरेक्टर। तो बस इतना ही दिया हुआ है यहां पर कि जब भी डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट कंपनी को सर्विसेज देगा तो कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट को जीएसटी पे करना होगा रिवर्स चार्ज में, एक्सेप्ट फॉर सर्विसेज इन पर्सनल कैपेसिटी। तो ये जो एक्सेप्ट फॉर सर्विसेज इन पर्सनल कैपेसिटी है, यही एक क्लैरिफिकेशन आया हुआ है। ठीक, इंश्योरेंस एजेंट, तो जब भी कोई इंश्योरेंस एजेंट किसी इंश्योरेंस कंपनी को सर्विसेज देगा तो इंश्योरेंस कंपनी रिवर्स चार्ज में जीएसटी पे करेगी। रिकवरी एजेंट, तो रिकवरी एजेंट्स यूजुअली बैंक्स एम्प्लॉय करते हैं। जब बैंक के लोन्स नहीं रीपे करते हैं लोग, तो बैंक रिकवरी एजेंट्स को हायर करते हैं। रिकवरी एजेंट्स उन लोगों के पास जाते हैं और उन लोगों से लोन की वसूली करवाते हैं। तो रिकवरी एजेंट इज प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू होम? टू द बैंक। तो ऐसे पे जीएसटी बैंक्स पे करते हैं रिवर्स चार्ज में। म्यूजिक कंपोजर,
फोटोग्राफर या आर्टिस्ट, ठीक है, तो म्यूजिक कंपोजर्स वगैरह क्या करते हैं, म्यूजिक अपना रिकॉर्ड करते हैं और उसके बाद किसी कंपनी को राइट दे देते हैं कि वो कंपनी उनका उनका क्रिएटेड म्यूजिक बेचे, ठीक है। जैसे लेट्स से अरिजीत सिंह ने गाना गाया और उसने अपने गाने के राइट्स दे दिए टी सीरीज को। नाउ टी सीरीज कैन डिस्ट्रीब्यूट द म्यूजिक ऑफ अरिजीत सिंह एंड अर्न मनी आउट ऑफ इट। तो ऐसे में अरिजीत सिंह को तो रॉयल्टी मिलेगी, लेकिन इस पर जीएसटी कौन पे करेगा, जीएसटी पे करेगा टी सीरीज अंडर रिवर्स चार्ज। सेम सिचुएशन ऑथर्स में भी आ जाती है। मैंने अपनी इनकम टैक्स और जीएसटी की किताबें लिख दी और मैंने शुचिता प्रकाशन को बोला, शुचिता प्रकाशन को मैंने अधिकार दे दिया कि आप मेरी किताबें छापकर बेच सकते हो और पैसा कमा सकते हो। शुचिता प्रकाशन मुझे रॉयल्टी देगा, लेकिन इस पर जीएसटी शुचिता प्रकाशन ही पे करेगा अंडर रिवर्स चार्ज। इसमें बस एक ऑप्शन ये भी है कि अगर मैं चाहूं, क्योंकि मैं रजिस्टर्ड हूं, तो मैं चाहूं तो मैं खुद से फॉरवर्ड चार्ज पर भी जीएसटी पे कर सकता हूं। ओवरसीइंग कमेटी मेंबर्स, तो आरबीआई एक ओवरसीइंग कमेटी बनाता है। वो ओवरसीइंग कमेटी में जितने भी मेंबर्स होते हैं वो आरबीआई को सर्विसेज देते हैं, देखते हैं कि आरबीआई अपने फंक्शंस कायदे से कैरी ऑन कर रही है या नहीं। तो ऐसे केस में आरबीआई को जीएसटी पे करना होता है रिवर्स चार्ज में। डायरेक्ट सेलिंग एजेंट्स, डायरेक्ट सेलिंग एजेंट्स क्या होते हैं, तो बैंक्स बेसिकली डायरेक्ट सेलिंग एजेंट्स को रखते हैं जो कि घर घर जाकर बैंक्स के सर्विसेज के बारे में बताते हैं। तो बैंक्स को तो बेसिकली जो डायरेक्ट सेलिंग एजेंट्स होते हैं बैंक्स की सर्विसेज के बारे में जागरूक करते हैं बाकी लोगों को, ठीक है, बैंकिंग सर्विसेज के बारे में जागरूक करते हैं कि हमारा बैंक ये भी करता है, हमारा बैंक ये भी करता है वगैरह वगैरह। तो ये बेसिकली डायरेक्ट सेलिंग एजेंट्स बैंक को सर्विस दे रहे हैं और बैंक जो है इस पर रिवर्स चार्ज में जीएसटी पे करता है। बिजनेस फैसिलिटेटर्स भी ऐसा सही है कि बिजनेस फैसिलिटेटर बैंकिंग कंपनी को अपनी सर्विस सप्लाई करते हैं और बैंक इस पर रिवर्स चार्ज में जीएसटी देता है। एजेंट्स ऑफ बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट भी कुछ इसी प्रकार का है कि जो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट के एजेंट्स होते हैं ना, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट क्या हो गया, बैंक्स को यह परमिशन दी गई कि ठीक है आप गांव गांव जाओ और अपनी ब्रांचेस खोलो, ठीक है। तो गांव में अगर किसी बैंक की ब्रांच है तो उस ब्रांच को बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट बोला जाता है। वो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट अपने एजेंट हायर करता है जिससे वो लोग गांव के एक एक घर में जाकर बैंकिंग सर्विसेज के बारे में उन लोगों को बताते हैं। तो ये एजेंट्स ऑफ बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट किसको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट को। तो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट इस पर जीएसटी पे करेगा अंडर रिवर्स चार्ज। देन वी हैव सिक्योरिटी सर्विसेज। तो सप्लायर कौन होगा, यहां सप्लायर होगा नॉन बॉडी कॉर्पोरेट सप्लायर और यहां पर जो रेसिपिएंट होगा वो होगा रजिस्टर्ड पर्सन। तो यहां पर रजिस्टर्ड पर्सन विल पे जीएसटी अंडर रिवर्स चार्ज। रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल्स, अब रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल्स में सप्लायर कौन हो सकता है, कोई भी अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, और ये सर्विसेज किसको देगा, ये सर्विसेज देगा बॉडी कॉर्पोरेट को। अब यहां पर भी या तो 5% के रेट से जीएसटी लग सकता है या तो 12% के रेट से जीएसटी लग सकता है। अगर 12% के जीएसटी रेट से जीएसटी लगा तब तो पूरा का पूरा आईटीसी मिल जाएगा, लेकिन अगर 5% के रेट से जीएसटी लगेगा तो लिमिटेड आईटीसी मिलेगा। लिमिटेड आईटीसी का मतलब क्या होता है, जैसे मैं सप्लायर हूं, मैं आपको रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल्स कर रहा हूं, ठीक है, आई एम प्रोवाइडिंग माय मोटर व्हीकल्स टू यू फॉर रेंट। आप मेरी मुझसे गाड़ी लेके जाते हो, उसको किराए पे यूज करते हो और मैं आपसे किराया वसूल करता हूं, ठीक है। अब अगर मैं खुद आपको जो मैं मोटर व्हीकल देने वाला हूं वो मैं खुद कहीं से किराए पर लूंगा तो ये हो गया सिमिलर लाइन ऑफ बिजनेस, ठीक है, ये हो गया सिमिलर लाइन ऑफ बिजनेस। वैसे आपको मोटर व्हीकल रेंट पर देने के लिए ऐसा भी हो सकता है ना, मैं मोटर व्हीकल खरीदूं तो खरीदने पर जो मेरे को आईटीसी मिलना था वो नहीं मिलेगा अगर मैं 5% वाले केस में ऑप्ट कर रहा हूं तो, ठीक है। लेकिन हां, अगर मैं कहीं से खुद मोटर व्हीकल किराए पर लेकर आपको किराए पर दे रहा हूं तो ये जो किराए पर लिया है उस पे मैंने जो जीएसटी पे किया है उसका आईटीसी मुझे मिल जाएगा, ठीक है। तो 5% के केस में लिमिटेड आईटीसी, 12% के केस में फुल आईटीसी। लास्ट आती है हमारी लेंडिंग ऑफ सिक्योरिटीज। तो शेयर्स को लेंड भी किया जा सकता है। तो यहां पर जो भी बोरोवर होता है, जो भी बोरोवर होता है, लेंडर कोई भी हो सकता है, जो भी बोरोवर होता है वो पे करता है जीएसटी अंडर रिवर्स चार्ज। तो ये हमारे सारे के सारे रिवर्स चार्ज की जितनी भी नोटिफाइड सर्विसेज थी उसको हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब हमारे सेक्शन 9.5 पर, बड़ा सिंपल सा है 9.5। 9.5 ने 4 ऐसी सर्विसेज मेंशन कर रखी हैं, ये 9.5 ने 4 ऐसी सर्विसेज मेंशन कर रखी हैं जो अगर आप किसी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई करोगे तो जीएसटी कौन पे करेगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, ठीक है। तो अब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर कौन हो गया, जिसके पास एक इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स की वेबसाइट है। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स का मतलब क्या हो गया, डिजिटली प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को बेचना खरीदना। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स वेबसाइट क्या हो गया, जैसे Amazon, अनअकैडमी, एकाग्रता, बायजूस वगैरह, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक और पार्टिसिपेंट्स कौन हो जाते हैं, जो सेलर्स होते हैं जो खरीदते हैं। जैसे एकाग्रता की वेबसाइट जो है दैट इज एन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स वेबसाइट,
ठीक है, दैट इज एन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स वेबसाइट। और एकाग्रता जो है वो है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, मैं अपनी सर्विसेज अपनी क्लासेस एकाग्रता पर लिस्ट करता हूं, आप उसको परचेज करते हो, तो ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू ट्रांजैक्शन। लेकिन इस पर जीएसटी को क्या एकाग्रता को पे करना है? नो। क्यों? क्योंकि ये वाली जो सर्विस है ये 9(5) के अंदर नोटिफाइड नहीं है। ठीक है, 9(5) के अंदर 4 सर्विसेज नोटिफाइड है। एक ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स बाय वेरियस व्हीकल्स, आपका ये हो गया ओला उबर। ठीक है, तो ओला उबर के केस में ड्राइवर भी जीएसटी रजिस्टर्ड नहीं है और जो रेसिपिएंट है, ठीक है, वो भी जीएसटी रजिस्टर्ड नहीं है, तो ये ओला उबर को जीएसटी पे करना होगा। अकोमोडेशन सर्विसेज इन होटल्स इन्स एटसेट्रा, तो ये आपका क्या हो गया, ये ओयो रूम्स हो गए या मेक माई ट्रिप वगैरह हो गया, तो यहां पर ये मेक माई ट्रिप या ओयो को जीएसटी पे करना होगा। हाउस कीपिंग सर्विसेज एक्सेप्ट व्हेन सर्विस सप्लायर्स लायबल फॉर जीएसटी रजिस्ट्रेशन, तो हाउस कीपिंग सर्विसेज कौन देता है? अर्बन क्लैप देता है। तो अर्बन क्लैप पे जो हाउस कीपिंग सर्विसेज सप्लाई करने वाले लोग हैं वो अगर खुद रजिस्टर्ड हैं तब तो वो जीएसटी पे करेंगे, लेकिन अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है तो अर्बन क्लैप को जीएसटी पे करना होगा। एंड चौथा है हमारा जोमैटो या स्विगी, ठीक है, रेस्टोरेंट सर्विसेज विद स्पेसिफिक कंडीशंस। यहां पर स्पेसिफिक कंडीशंस में एक ही कंडीशन है कि अगर कोई रेस्टोरेंट किसी एक बड़े होटल के अंदर सिचुएटेड है, ठीक है, किसी एक बड़े होटल के अंदर सिचुएटेड है, तो जाहिर सी बात है कि वो रेस्टोरेंट और वो होटल ऑटोमेटिकली जीएसटी में रजिस्टर्ड होंगे। अगर वो जीएसटी में रजिस्टर्ड होंगे तो वो फॉरवर्ड चार्ज में अपना जीएसटी पे कर सकते हैं। ठीक है, तो चार्ज ऑफ जीएसटी का हम लोगों का रिवीजन कंप्लीट हो चुका है। आप लोग मेरी बुक से ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर सकते हो। अगेन जो लोग नए हैं मैं आपको बता देता हूं, बुक्स परचेज करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और बुक में जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे करने हैं आपको। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वो हैं जो आपको एग्जाम से एक दिन पहले भी रिवाइज करने बहुत बहुत जरूरी है। ठीक है, चार्ज ऑफ जीएसटी का हम लोगों का रिवीजन कंप्लीट होता है। अब हम लोग आ जाते हैं कॉम्पोजिशन लेवी पर। अब हम लोग आ जाते हैं कॉम्पोजिशन लेवी पर। तो कॉम्पोजिशन जो लेवी होता है वो बेसिकली क्या होता है, जो स्मॉल सप्लायर्स होते हैं, चाहे वो गुड्स के सप्लायर्स हो चाहे वो सर्विस के सप्लायर्स हो, तो जो छोटे सप्लायर्स होते हैं उनको फैसिलिटेट करने के लिए, उनके ऊपर ज्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव हैसल्स ना आए, उसके लिए कॉम्पोजिशन लेवी वाली स्कीम लाई गई है। ठीक है, तो गुड्स के केस में कॉम्पोजिशन स्कीम की क्या एलिजिबिलिटी है कि आपका टर्नओवर, एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम होना चाहिए, स्पेसिफाइड स्टेट्स में 75 लाख से कम होना चाहिए। अगर आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है तो आप कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल हो सकते हो। स्पेसिफाइड स्टेट्स कौन कौन सी हैं? अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, उत्तराखंड, त्रिपुरा। इसको कैसे याद करते हैं? अ मैन मेड माई न्यू सूट अंडर अ ट्री फॉर 75 लाख रुपीज। अ मैन मेड माई न्यू सूट अंडर अ ट्री, अंडर अ ट्री। ठीक है, तो अ मैन मेड बाय न्यू सूट अंडर अ ट्री फॉर 75 लाख रुपीज। इससे आप ये सारी की सारी स्पेसिफाइड स्टेट्स को याद कर सकते हो। एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन में सब कुछ आ जाता है, जितनी भी टैक्सेबल सप्लाईज हैं, एग्जेम्प्ट सप्लाईज हैं, एक्सपोर्ट्स, इंटरस्टेट, एक्सक्लूडिंग, सिर्फ एक चीज एक्सक्लूड होती है, सिर्फ एक चीज एक्सक्लूड होती है, इनवर्ड सप्लाईज ऑन आरसीएम, टैक्सेस एंड इंटरेस्ट डिस्काउंट्स ऑन लोन्स एंड एडवांसेस। ठीक है, देखो कॉमन सेंस वाली बात है, जो इनवर्ड सप्लाईज है जिस पर आपको जीएसटी में, जिसको आपको जीएसटी आरसीएम में पे करना है, वो तो कभी आपका टर्नओवर है ही नहीं ना, तो इसको रटने की जरूरत नहीं है, बहुत ही कॉमन सेंस है। ठीक है, ऐसी परचेजेस जिन पर आपको जीएसटी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में पे करना है, तो वो आपकी सेल थोड़ी है। हम एग्रीगेट टर्नओवर ले रहे हैं तो हम तो सेल के बारे में बात करेंगे ना, तो ये वाला जो एक्सेप्शन है इसको लेने का तो कोई मतलब ही नहीं है। दूसरी चीज इन लोगों ने बोली है टैक्सेस, टैक्सेस। ठीक है, तो जो टैक्सेस मतलब क्या हो गया, ये जीएसटी। तो अगर मैं आपको 100 रुपए का सामान जीएसटी लगाकर दे रहा हूं 118 रुपए में, तो ये जो 18 रुपए ये मेरा टर्नओवर थोड़ी होगा। कॉमन सेंस है ना, क्योंकि ये 18 रुपए मैं आपसे लेकर सरकार को पे कर रहा हूं। तो वो लोग यही बोल रहे हैं कि जितना भी जीएसटी वगैरह आप कलेक्ट करते हो, जो जीएसटी वगैरह होता है उसको एक्सक्लूड करते हुए चलना है। ठीक है, जो तीसरी चीज है वो इंपॉर्टेंट है और वो है इंटरेस्ट या डिस्काउंट्स। इसका मतलब क्या हो गया, अगर मैं बैंक में पैसा जमा करता हूं तो बैंक मेरे को इंटरेस्ट देता है, इसको एक सर्विस माना जाता है कि मैं बैंक को अपना पैसा यूज करने की सर्विस दे रहा हूं, क्योंकि बैंक मेरे ही पैसे को यूज करके तो बाकी लोगों को लोन देगा। ठीक है, और बैंक क्योंकि मेरा पैसा यूज कर रहा है, इसके लिए बैंक मेरे को पैसे दे रहा है, और इस पैसे को हम लोग क्या बोलते हैं, इस पैसे को हम लोग बोल रहे हैं इंटरेस्ट। ठीक है, तो बैंक इज यूजिंग माई मनी एंड बैंक इज पेइंग मी इंटरेस्ट फॉर दैट मनी, राइट। तो अगर हम इसको भी एग्रीगेट टर्नओवर में कैलकुलेट करने लग जाते तब तो 1.5 करोड़ और 75 लाख की लिमिट हमारी बहुत जल्दी क्रॉस हो जाती, क्योंकि हर इंसान बैंक में तो अपना पैसा जमा करेगा ही करेगा। तो ये जो बैंक से आपको इंटरेस्ट वगैरह मिल रहा है, इसको एक्सक्लूड किया गया है कि ठीक है, इसको हम लोग एग्रीगेट टर्नओवर में नहीं मानेंगे। ठीक, अच्छा, कॉम्पोजिशन लेवी में क्या होगा कि जो टैक्स रेट्स होंगे वो क्या क्या होंगे, तो मैन्युफैक्चरर के लिए 1% है टोटल,
ठीक है, सीजीएसटी एसजीएसटी मिलाकर। रेस्टोरेंट सर्विसेज वालों के लिए 5% है और अदर सप्लायर्स यानी ट्रेडर्स के लिए 1% है। ठीक है, ये हो गए टैक्स रेट्स अंडर द कॉम्पोजिशन स्कीम। तो बेसिकली दो टाइप के आपके कॉम्पोजिशन लेवी हैं। एक कॉम्पोजिशन है 10(1) 10(2) में, ठीक है, सबसेक्शन 10 सबसेक्शन 1 और 2 में, ये गुड्स के लिए है, और एक 10(2)(a) में है, वो सर्विसेज के लिए। तो 10(1) और 10(2) किसके लिए? मोस्टली गुड्स के सप्लायर्स के लिए है और सिर्फ रेस्टोरेंट सर्विस के सप्लायर्स के लिए है। बाकी अगर आप सर्विस के सप्लायर और आपको कॉम्पोजिशन स्कीम में जाना है तो आपको सेक्शन 10(2)(a) में जाना होगा। ठीक है, अगर आप 10(1) और 10(2) में रजिस्टर्ड हो, मतलब आप प्राइमरीली गुड्स के सप्लायर हो, तो क्या आप गुड्स के साथ साथ थोड़ी बहुत सर्विसेज सप्लाई कर सकते हो? तो द आंसर इज यस। आप अगर कॉम्पोजिशन स्कीम में हो, जो यूजुअली गुड्स और रेस्टोरेंट सर्विसेज के लिए, उसके साथ साथ अगर आप थोड़ी बहुत कुछ और सर्विसेज सप्लाई करना चाहते हो तो मार्जिनल वैल्यू ऑफ सर्विसेज आप प्रोवाइड कर सकते हो। और मार्जिनल वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? हायर ऑफ 10% ऑफ टर्नओवर या 5 लाख रुपए। ठीक है, मतलब अगर आपने 5 लाख रुपए तक की सर्विसेज की या 10% ऑफ द टर्नओवर विच एवर इज हायर, उस लेवल तक की आप सर्विसेज दे सकते हो, इन स्पाइट ऑफ बीइंग रजिस्टर्ड अंडर कॉम्पोजिशन लेवी अंडर सेक्शंस 10(1) एंड 10(2). ठीक है, 10(1) और 10(2) गुड्स के लिए है। गुड्स के साथ साथ अगर आप चाहो तो इतनी थोड़ी बहुत वैल्यू की सर्विसेज आप दे सकते हो। अगर आपको मेनली सर्विसेज में जाना है तो आपको 10(2)(a) वाले कॉम्पोजिशन स्कीम में जाना होगा। ठीक है, टर्नओवर इन स्टेट या टर्नओवर इन यूनियन टेरिटरी का मतलब सिंपल सा ही है, कुछ भी नहीं है। अच्छा, जैसे ही आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ या 75 लाख को क्रॉस करता है, आपको तुरंत कॉम्पोजिशन स्कीम से एग्जिट करना होगा और नॉर्मल स्कीम में जाना होगा। और 1.5 करोड़ के ऊपर आपका जितना भी टर्नओवर है उस पर आपको टैक्स नॉर्मल रेट से पे करना होगा। ठीक है, अच्छा, जो लोग कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं है वो कौन कौन से हैं? सर्विस सप्लायर्स, ये 10(1) 10(2) वाली बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, पर्सन्स नॉट एलिजिबल फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम अंडर सेक्शंस 10(1) एंड 10(2). तो इसमें सर्विस सप्लायर्स नहीं है, रेस्टोरेंट सर्विसेज को छोड़ के, क्योंकि रेस्टोरेंट सर्विसेज वाले तो हैं। इंटर स्टेट अगर आप सप्लाई कर रहे हो तो आप कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं हो। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर अगर आप हो तो आप कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं हो। और मैन्युफैक्चरर्स ऑफ सर्टेन गुड्स, कैजुअल या नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन्स। ठीक है, सर्टेन गुड्स के मैन्युफैक्चरर्स भी कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं है। और अगर कोई कैजुअल या नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन है तो वो भी कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं होता है। अब ये वाले जो मैन्युफैक्चरर्स ऑफ सर्टेन गुड्स हैं, ये कौन कौन से गुड्स के मैन्युफैक्चरर्स हैं? तो ये इनएलिजिबल मैन्युफैक्चरर्स आप लोग यहां पर देख सकते हो जो कि एलिजिबल नहीं है। आइसक्रीम का मैन्युफैक्चरर, पान मसाला का मैन्युफैक्चरर, एरिएटेड वाटर का मैन्युफैक्चरर, टोबैको प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चरर, या कुछ और ब्रिक्स और टाइल्स का, मतलब वो जो होती है ना फ्लाई ऐश ब्रिक्स, फॉसिल ब्रिक्स, अर्दन टाइल्स, रूफिंग टाइल्स एंड सो ऑन। ठीक है, तो इनका भी जो सप्लायर होगा, वो इनका भी जो मैन्युफैक्चरर होगा वो कॉम्पोजिशन स्कीम में नहीं आ सकता है। कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है कि कॉम्पोजिशन सप्लायर्स कैन नॉट कलेक्ट टैक्स और इशू टैक्स इनवॉइसेस, नॉर दे क्लेम, नाइदर कैन दे क्लेम आईटीसी। तो ना तो ये टैक्स ले सकते हैं अपने कस्टमर से, ना ये टैक्स इनवॉइसेस इशू कर सकते हैं, और ना ही आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। पेनल्टीज फॉर इनकरेक्ट स्कीम यूजेज, ठीक है, वो तो होगा ही होगा। नो टैक्स कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर्स अफेक्टिंग आईटीसी क्लेम्स। तो अगर वो अपने कस्टमर से टैक्स नहीं ले सकते, अगर वो अपने कस्टमर से टैक्स नहीं ले सकते, तो जो मेरा कस्टमर है वो आईटीसी का क्लेम ही नहीं ले सकता। ठीक है, मैं अगर अपने कस्टमर से टैक्स नहीं ले सकता तो मैंने जो जीएसटी पे किया मैं आईटीसी नहीं ले सकता। ठीक, ओके। सर्विसेज के लिए जो कॉम्पोजिशन स्कीम है वो सेक्शन 10(2)(a) के अंदर है, और ये कहता है कि अगर आपका सर्विस का टर्नओवर 50 लाख से कम है, ठीक है, तो फिर आप 6% के रेट से अपना कॉम्पोजिशन स्कीम के अंदर अंदर टैक्स पे कर सकते हो। सर्विसेज के लिए रजिस्ट्रेशन का थ्रेशोल्ड 20 लाख होता है। 20 लाख को आपने क्रॉस कर दिया, 20 लाख को अगर आपने क्रॉस किया तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, और 20 लाख से 50 लाख के बीच में आप कॉम्पोजिशन लेवी के लिए एलिजिबल होते हो। ठीक है, कॉम्पोजिशन लेवी के अंदर कुछ बाकी भी इश्यूज हैं, काफी सारे थियोरेटिकल इश्यूज हैं ये, कि क्या कंडीशंस होती हैं, तो वो आप लोग अपने आप से देख सकते हो। कंडीशंस क्या होती हैं, रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हो, जीएसटी के फॉर्म्स वगैरह वगैरह, तो वो सारी चीजें छोटी छोटी शॉर्ट में मैंने आप लोगों को यहां पर दी हैं, वो आप लोग यहां पर देख सकते हो। ठीक है, बाकी कॉम्पोजिशन स्कीम के भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ये यहां पर मेंशन है। करने आपको सारे क्वेश्चंस हैं, लेकिन ये कुछ स्पेसिफिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनको आप लोग अवॉइड नहीं कर सकते किसी भी हाल में। ठीक है, इसी के साथ हमारा चार्ज ऑफ जीएसटी और कॉम्पोजिशन लेवी का भी डिस्कशन यहां पर कंप्लीट हो जाता है। वीडियो को प्लीज लाइक कर देना और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना आपको सेशन कैसा लगा। सबको इसके साथ शेयर कर दो। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अपना ध्यान रखो, बाय बाय।